जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि यांग काई को लॉ इन्फॉर्मेंस की जो एजेंसी होती है वो अपने साथ पकड़ के ले जाते हैं और जेल में डाल देते हैं। अब जैसे ही ये बात सुमो की सिस्टर सुयान को जाती है कि किस तरह से उसके भाई को बचाने के लिए यांग काई को जेल में डाल दिया गया है, खुद यांग काई को बचाने के लिए उसी जेल में पहुंच जाती है और वहाँ पे धड़ल्ले से घुसती है और यांग काई को बाहर लेके आ जाती है। अब यहाँ पे सुयान ने यांग काई को हाथों से पकड़ रखा होता है, जिसके कारण वहाँ पे सारे डिसाइपल्स में बस एक ही गुसर फुसर चलने लगती है कि आखिर इन दोनों के बीच ऐसा चल क्या रहा है। यान तो इस कॉन्टिनेंट के ये जो 3 मेजर सिक्स है उनमें से सबसे ज्यादा यंगर डिसाइपल है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है और इसकी खूबसूरती के चर्चे चारों तरफ है, जिसने अभी तक किसी भी लड़की को घास नहीं डाली है। तो आखिर ये यहाँ पे सुयांग से इतना ज्यादा चिपकी हुई कैसे है। अब इसी बात का विरोध वो जी नामक बंदा कर रहा होता है जो कि दिल ही दिल में यहाँ पे सुयान को पसंद करता था। जैसे ही सुयान यांग काई को लेकर के उस जेल से बाहर निकलती है, यहाँ पे वो जो जी होता है उसका रास्ता रोक लेता है और यांग काई को वो बहुत ही बुरा भला कहने लगता है, जिसपे सुयान जो होती है यांग काई का यहाँ साथ देते हुए कहती है कि तुम्हें हमारे मामलों में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो वैसे भी तुम्हें किसने हक दिया है कि मैं किसे पसंद करूंगी किसे नहीं पसंद करूंगी, ये तुम डिसाइड करोगी। यहाँ पे वो सबके सामने ये इकरार कर देती है कि ये मेरी मर्जी है कि मैं किसके साथ घूमूं या फिरूं। जो यांग काई होता है वो भी उसके नाटक में साथ देते हुए यहाँ पे इकरार कर देता है कि मुझे भी ये पसंद है और हम दोनों ही आपस की सहमति से एक रिलेशनशिप में हैं। जी को ये बात हजम ही नहीं हो रही थी कि सुयान इस जैसे एक ट्रायल डिसाइपल के साथ कैसे हो सकती है। इसी से रिलेटेड यहाँ ये आज का एपिसोड है जहाँ पे इसी चीज को लेकर के काफी बहसबाजी होगी। वो जी यहाँ पे यांग काई से कहता है कि तुम कायुआन रिल्म के एक 3rd लेवल के ट्रायल डिसाइपल हो और किसी सेक्ट का ट्रायल डिसाइपल होना यहाँ के सेक्ट के एक कीड़े के बराबर है। तो जैसे कचड़े की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम यहाँ पे सुयान के साथ हो। आगे वो जी यहाँ सुयान से कहने लगता है कि आखिर तुम इस जैसे बंदे को कैसे लाइक कर सकती हो, जिसपे सुयान से कहती है कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा ना कि मैं किसे पसंद करूंगी या नहीं पसंद करूंगी ये तुम्हारा मामला नहीं है, इसलिए हमारे अफेयर से दूर रहो। इस पे यांग काई इस ड्रामे को और बढ़ा चढ़ा करके उस जी को और भी ज्यादा गुस्सा दिलाने के लिए कह बैठता है कि लगता है कि ब्रदर जी को ये बात पता नहीं है कि पहली नजर का भी प्यार होता है। हमारा ये जो प्यार है ये लव इन फर्स्ट साइट का है। ये सुनते ही सुयान जो होती है वो यांग काई की पीठ पे एक जोरदार चिमटी काटती है और उसे मन ही मन में कह रही होती है कि ये तुम्हारा ड्रामा कुछ ज्यादा हद से आगे नहीं बढ़ रहा है। जिसपे वो जी यांग काई से कहता है कि मैं यहाँ पे सीनियर सिस्टर से बात कर रहा हूँ और तुम्हारी औकात नहीं है कि हमारी बात को काटते हुए बीच में बोलो, क्योंकि तुम जैसा कचरा तो कचरा ही रहेगा। मैं जब तुम्हारी एज का था तो मैं ऑलरेडी ची डायनेस्टी स्टेट में पहुंच चुका था और अभी तो मैं क्लंचिंग रेल्म के पीक पॉइंट पे हूँ। तो सोचो कि तुझ जैसे कायुआन रेल्म के 3rd लेवल होने के बावजूद भी तुझे इतना घमंड है तो मुझे कितना घमंड होगा। हमारी पावर्स तो मेरे आगे एक चींटी की भी औकात नहीं रखते, तुम्हारा और मेरा तो कंपैरिजन भी नहीं किया जा सकता। जिसपे यांग काई उसे कहता है कि ये तो बात की बात में देखेंगे कौन किसे मात देता है। अब आगे सुयान इस बहस को यहीं रोकती है और उस जी से कहती है कि आज के लिए इस लॉ इन्फॉर्मेंस एजेंसी ने इसे बहुत ज्यादा इंजरीज दे दी है, इसलिए अभी के अभी हमारे रास्ते से हटो क्योंकि मुझे इसे हील करना है। लेकिन वो जी तो यहाँ पे डट के खड़ा रह जाता है कि आज यहाँ से कोई भी नहीं जा सकता। उस लॉ एजेंसी के जितने भी डिसाइपल्स होते हैं वो सब उसका ऑर्डर फॉलो करते हुए उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। आगे वो जी उन्हें ऑर्डर देता है कि कोई भी यहाँ से बच के जाने की कोशिश करेगा तो उसे अभी के अभी मार दिया जाए। अब यहाँ सीन चेंज होता है और हमें उस मीटिंग हॉल को दिखाया जाता है जहाँ पे सुमो और जुआन अपनी सफाई पेश कर रहे होते हैं एल्डर्स के सामने। तो वो कहता है कि मैंने आपको सारी बातें सच सच बता दी है और अब आप ही लोग फैसला करेंगे। जुआन अपने आप को डिफेंस करते हुए कहता है कि इसी के दोस्त यांग काई ने मुझ पे जानलेवा अटैक किया था। उसने मुझ पे ऐसे वेपन से अटैक किया जिसके कारण मेरा जो गोल्डन आर्मर था वो कट चुका था। अगर लॉ इन्फॉर्मेंस वाली एजेंसी वहाँ मुझे बचाने के लिए नहीं आती तो वो जो यांग काई है उसने तो अपने पूरे वेपन को मेरे शरीर के अंदर घुसा दिया था, जिसके कारण मेरी मौत भी हो सकती थी। अब यहाँ पे इन दोनों का फैसला करने के लिए वो जो एल्डर्स होते हैं वो 2 ग्रुप में बट जाते हैं। वो जो ग्रैंडफादर होते हैं वो उस सेट के 2nd एल्डर होते हैं, जो जुआन के ग्रैंडफादर होते हैं वो उस सेट के 1st एल्डर होते हैं। दोनों की काफी सालों से पुरानी दुश्मनी चल रही होती है और ये दोनों अपने अपने ग्रैंडसन को बचाने के फिराक में होते हैं। इस टेलर का कहना होता है कि यांग काई ने इस सेट के रूल्स को तोड़ा है, इसलिए उसे काफी ज्यादा सजा मिलनी चाहिए। जिसपे सुमो के ग्रैंडफादर जो होते हैं वो यहाँ यांग काई को बचाते हुए कहते हैं कि अगर यांग काई ने रूल्स को तोड़ा है तो ये तुम्हारा जुआन भी तो दूध का धुला हुआ नहीं है। वो भी फाइट करने के लिए अपने साथ एक गोल्डन आर्मर पहन के गया था, ये भी एक तरह के रूल्स को तोड़ने के बराबर ही है। तो इस जुआन को भी उतनी ही सजा मिलनी चाहिए जितनी कि यांग काई को दी जा रही है। पहले यहाँ पे फाइट की शुरुआत उस जुआन ने की है, क्योंकि अगर जुआन को अपने स्ट्रेंथ पे भरोसा होता तो वो वहाँ पे फाइट करने के लिए वो आर्मर पहन के ही नहीं जाता। उस आर्मर को पहन करके फाइट करना ही सेट के रूल को तोड़ना हुआ, क्योंकि अगर डिसाइपल आपस में प्रैक्टिस करने के लिए एक दूसरे से फाइट करते हैं तो उसमें इस तरह का कोई भी आर्मर पहनना नहीं चाहता। आगे जो 2nd एल्डर होते हैं वो जुआन को ही दोषी ठहरा रहे होते हैं। इस पे जो जुआन होता है तुरंत ही पासा पलटते हुए वो सुमे के सामने मुड़ जाता है और उससे माफी मांगने लगता है कि मुझे माफ कर दो कि मैं तुमसे फाइट करने के लिए वो आर्मर पहन के गया था।
अब ये देखते ही वो जो सेकंड एल्डर होते हैं वो समझ जाते हैं कि ये लड़का तो काफी ज्यादा चालाक है। ये यहाँ जानबूझ करके यहाँ पे माफी मांग रहा है ताकि अपने आप को सजा से बचा सके और सारा का सारा इल्जाम यांग काई पे लाद सके। इस पे फर्स्ट एल्डर कहने लगते हैं कि ये देखो, जुआन ने अपनी गलती की माफी मांग ली है और वैसे भी जुआन की इतनी ज्यादा गलती नहीं है जितनी कि यांग काई का बड़ा मिस्टेक है, क्योंकि उस यांग काई ने हर हाल में एक बहुत बड़ा क्राइम किया है। क्योंकि डिसेबल के बीच हो रहे फाइट के दौरान एक मैजिकल वेपन को रखना और उससे दूसरे डिसेबल पे जानलेवा हमला करना ये एक बहुत बड़ा अपराध है। यहाँ तो जुआन को वो ऑलमोस्ट किल ही कर चुका था, इसीलिए उस यांग काई को सेवरल पनिशमेंट मिलना चाहिए, क्योंकि अगर यांग काई को इसके लिए पनिशमेंट नहीं दिया गया तो वो दूसरे डिसेबल पे बैड इम्पैक्ट लाएगा। अब इस पे फर्स्ट एल्डर की तरफ जो सारे एल्डर्स होते हैं एग्री कर जाते हैं और ये यहाँ यांग काई को पनिशमेंट देने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिसपे सेकंड एल्डर उससे कहते हैं कि जब यांग काई ने सेक्ट का रूल तोड़ा है तो ये जुआन ने भी तो सेक्ट का रूल तोड़ा है। यहाँ पे मात्र एक बार माफी मांग लेने से ही इसका ये जो अपराध है वो मिट नहीं जाएगा। और ये तुम लोगों का बड़ा ही अजीब सा इंसाफ है, एक डिसेबल को तो बहुत ही ज्यादा सर्व पनिशमेंट देने के लिए तैयार हो चुके हो, अगर दूसरे डिसेबल ने गलती की है तो उसे माफी मांगते ही उसे बस रिहा कर दे रहे हो। जिसपे फर्स्ट एल्डर कहता है कि उस यांग काई ने अपने पास एक शार्प ब्लेड रखा था, उसका पूरा इरादा होता है जुआन को जान से मारने का, तो ये एक छोटा मोटा अपराध नहीं है, ये एक बहुत बड़ा क्राइम है। तुम इसका कंपैरिजन जुआन ने जो गलती की है उससे नहीं कर सकते। आर्मर को पहन के फाइट करना और किसी को जान से मारने के लिए शार्प ब्लेड का यूज करना, ये दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। जिसपे सेकंड एल्डर उससे कहता है कि जब ऐसे ही बात है तो जब वो लॉ इन्फॉर्मेंस वाले वहाँ पे गए थे तो यांग काई के हाथों में ऐसा कोई वेपन क्यों नहीं दिखा? उन्हें स्पॉट पे इस तरह का कोई वेपन हाथ लगा है, फिर भी उस एजेंसी वालों ने यांग काई को दोषी ठहराते हुए जेल में बंद कर रखा है। आगे वो सेकंड एल्डर एक बुढ़े एल्डर से कहते हैं, तुम यहाँ के लॉ एजेंसी के लीडर हो, क्या उन लोगों ने तुम्हें आगे कोई रिपोर्ट दी कि उस जगह पे कोई वेपन पाया गया है? तो वो एल्डर बताते हैं कि वहाँ पे किसी भी तरह का इस तरह का खतरनाक वेपन तो नहीं पाया गया, लेकिन वहाँ मौजूद सभी लोगों ने उस वेपन को अपनी आंखों से देखा है और गवाही दी है। यांग काई के हाथों में एक शार्प ब्लेड था जिसे वो जुआन को मार रहा था। जिसमें यहाँ पे जो सेकंड एल्डर होता है एक बहुत बड़ी बात सबके सामने रखता है। उनका कहना होता है कि इस तरह का जो वेपन होता है वो एक हाई लेवल कल्टीवेटर ही कंडेंस कर सकता है, क्योंकि अपनी स्पिरिचुअल पावर की यांग एनर्जी से खुद वेपन को कंडेंस कर सकता है और उसके बाद वो अपने आप ही गायब हो सकता है। तो यांग काई मात्र काइयुआन रेल्म के 3rd लेवल पे है, तो इस जैसा एक लो लेवल का कल्टीवेटर इतने हाई लेवल के वेपन को कैसे कंडेंस कर सकता है, तुम ही लोग सोचो। अब ये सुनकर के तो सभी शॉक रह जाते हैं, क्योंकि इस तरह का एक मैजिकल वेपन को अपने आप कंडेंस करना ये कोई मजाक की बात नहीं है। ये तो केवल वही कल्टीवेटर कर सकता है जो कि अपने ट्रू एलिमेंट रेल्म में हो। जिसपे वो फर्स्ट एल्डर कहता है कि ऐसा करना तो वाकई में इम्पॉसिबल है, लेकिन तुम मार्शल आर्ट्स के वर्ल्ड के जानते नहीं हो, इसमें इस तरह की स्ट्रेंज मार्शल आर्ट्स की कमी नहीं है जिसका यूज करके हो सकता है कि यांग काई ने इस कला को सीख लिया हो। अगर इस कला का यूज करके उसने मैजिकल वेपन को कंडेंस भी कर लिया हो तो भी वो हमारे खानदान की उस गोल्डन आर्मर को ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो वेपन इतनी आसानी से चीर फाड़ डाले। अब यहाँ भी इनकी बहुत इसी तरह की बहसबाजी चलती है। इस पे फर्स्ट एल्डर यहाँ तनतना के खड़े हो जाते हैं कि तुम्हारा मसला क्या है, तुम बार बार उस यांग काई को इतना ज्यादा डेस्परेटली बचाना क्यों चाहते हो? इस पे सेकंड एल्डर उससे कहते हैं कि बताना चाहता हूँ तो तेरा इसमें क्या चाहता है? यहाँ पे वो कहते हैं कि यांग काई जितना यहाँ पे दोषी है उतना जुआन भी दोषी है, इसलिए दोनों को एक जैसी ही सजा मिलनी चाहिए, नहीं कि किसी को माफी मांग करके छोड़ दिया जाए और किसी को सिवियरली पनिशमेंट दिया जाए। अब ये दोनों यहाँ पे लड़ने के लिए तंतना जाते हैं। इस पे वो जो ओल्ड एल्डर होते हैं वो इन दोनों को रोकने के लिए आते हैं। तो सेकंड एल्डर उससे कहते हैं कि मैं जानता हूँ तेरी भी हरकतें कुछ अच्छी नहीं है, कि उस लॉ एजेंसी के लिए तुम्हें लीडर बनाया गया था, लेकिन कुछ सालों में मुझे पता है कि तुम किनके तलवे चाट रहे हो और किनकी चापलूसी करते हो। और यहाँ के सेक्ट लीडर को आने दो, मैं इसकी शिकायत उन्हें भी करने वाला हूँ कि तुम्हें उस पोजीशन से जल्द हटा दिया जाए, क्योंकि वो जो लॉ एजेंसी है वो तो एक तरफा न्याय एक ही के पक्ष में हमेशा करती आ रही है। इस पे वो जो बुढ़ा एल्डर होता है वो वहीं अपनी जगह पे बैठ जाता है। तो फर्स्ट एल्डर उठ खड़ा होता है और सेकंड एल्डर से कहने लगता है कि मैं तो उस यांग काई को अभी के अभी इस लिंग शाओ सेक्ट से एक्सपेल करने की ताकत रखता हूँ और इसके लिए कोई भी मुझे यहाँ रोक नहीं सकता। जिस पे सेकंड एल्डर उसे कहता है कि ऐसा तो करके तो देख, फिर मैं तुझे बताता हूँ। कि इतने में ही वहाँ पे एक डिसेबल दौड़ा भागता आता है, क्योंकि उन्हें बताता है कि लॉ एजेंसी के जेल को किसी ने धड़ल्ले से तोड़ दिया है और यांग काई को बाहर निकाल लिया है, और ये करने वाला और कोई नहीं बल्कि सेकंड एल्डर की ही ग्रैंड डॉटर सुयान है। अब ये सुनते ही यहाँ पे जो फर्स्ट एल्डर होते हैं उन्हें तो एक मौका जैसे मिल जाता है। वो सेकंड एल्डर को ये कहते हुए दबा देते हैं कि तुम्हारे खानदान वाले तो सभी इस सेक्ट के रूल को तोड़ने के लिए तत्पर हो गए हैं, और बिना फैसला आए ही जेल को तोड़ करके किसी को बाहर निकाल लेना, ये तो सेक्ट के रूल्स को वायलेट करने से भी बहुत बड़ा क्राइम है। इसलिए अब उस यांग काई ने जो इतने सारे रूल्स को वायलेट किया है तो अब तो उसे सजा देना बनता ही है। अब वो जो फर्स्ट एल्डर सोचने लगता है कि अपनी पोती को बचाने के लिए अब ये तो उस यांग काई का साथ नहीं देगा, क्योंकि अगर वो उस यांग काई का अब साथ देता है तो उसकी जो ग्रैंड डॉटर है उसके भी रिपोर्टेशन पे अफेक्ट पड़ेगा। बिल्कुल होता भी ऐसा ही है। उस सेकंड एल्डर ने यहाँ पे हार मान ली होती है, तो सबके सामने ये कह डालता है कि यांग काई को अब पनिशमेंट देना ही होगा। इस पे सुमो जो होता है वो अपने ग्रैंडफादर से कहने लगता है कि यांग काई ने मेरी काफी ज्यादा मदद की है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ पे सेकंड एल्डर भी मजबूर होते हैं, वो सुमो पे ही अटैक करते हैं और उसे चुप रहने को वहाँ पे कहते हैं। इतने में यहाँ पे ओल्ड मैन की एंट्री होती है कि सीधा आते ही लीडर की पोजीशन पे बैठ जाते हैं। और एल्डर उससे कहने लगते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये लीडर की पोजीशन पे बैठने की। जिसमें ओल्ड मैन यहाँ पे कहता है कि मुझे लीडर ही ना सही लेकिन लीडर जैसा
सही समझो, क्योंकि मैं आज यहाँ पे उनका एक आदेश लेकर के आया हूँ। उनका ये ऑर्डर है कि अब इस सेक्ट में शांति का माहौल बनाए रखे, जूनियर्स की फाइट को लेकर के उसे बढ़ा चढ़ा करके तिल का ताड़ ना किया जाए। और तुम एल्डर्स को तो शर्म आनी चाहिए कि जूनियर्स की फाइट में तुम लोग इतना ज्यादा घुस बैठे हो और आपस में ही लड़ रहे हो। इसपे फर्स्ट एल्डर उससे पूछता है कि क्या हाँ वाकई हमारे लीडर ने ऐसा करने को कहा है, जिसपे ओल्ड मैंगो से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि ये मैं अपने शब्द कह रहा हूँ? ये बिल्कुल लीडर ने मुझे ऐसा कहने को कहा है, वही मैं तुम्हें बता रहा हूँ। बाकी लीडर ने तो मुझे कुछ और भी कहने को कहा है, वो भी मैं तुम्हें बता देता हूँ। मैंने ये कहा है कि यांग काई ने बहुत ही कम समय में अपने आप को ये साबित करके दिखा दिया है, उसकी पावर्स वीक नहीं है, बहुत ही कम टाइम में उसने कल्टीवेट करके यूआन रेल्म के वो 3rd लेवल पे पहुंच गया है। इसीलिए आज से वो कोई ट्रायल डिसाइपल नहीं है, बल्कि एक ऑर्डिनरी डिसाइपल है। ये सुनकर के सभी लोग हैरान रह जाते हैं कि आखिर वो जो सेक्ट लीडर है यांग काई पे इतना ज्यादा इंटरेस्ट क्यों दिखा रहे हैं। उन्होंने तो यांग काई को अचानक से ही ऑर्डिनरी डिसाइपल बना दिया है। अब आगे ओल्ड मैंग ये कहते हुए कि ये मेरे शब्द नहीं बल्कि तुम्हारे लीडर के ही शब्द है, वो उन्हें एक ऑर्डर टोकन दिखाते हैं और वहाँ से चल पड़ते हैं और उनसे चाहते हुए कहते हैं कि अब मैंने तुम्हारे लीडर का ऑर्डर तुम्हें सुना दिया है, इसीलिए उस ऑर्डर को तुम्हें मानना होगा और ये डिसाइड कर लो कि अब आगे क्या करना है। आगे जो एल्डर्स होते हैं उन सभी को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। बाद में वही जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उस जी ने चारों को घेर रखा था। तो सभी को ये ऑर्डर दे देता है कि आज तो यहाँ से कोई भी बच के नहीं जा सकता। अगर सीनियर सिस्टर सुयान अभी इस मामले में टांग अड़ाती है, उनके साथ भी मुझे रूड बिहेव करना होगा। इससे पहले कि वो सभी उस पर टूट पड़ते, यहाँ पे एक डिसाइपल आता है और उन्हें ये खबर देता है कि लीडर के द्वारा ये ऑर्डर मिला है कि यहाँ यांग काई को छोड़ दिया जाए। वो जो फाइट वाला मामला हुआ था, इसमें किसी को भी अपराधी ना माना जाए। अब ये सुनते ही वो जी मन ही मन सोचने लगता है कि धत्ते की, जिसमें मैं इस यांग काई को एक अच्छा सबक सिखा सकता था। और मेरे हाथों में जो खुजली हो रही थी इसे जान से मारने की, लगता है कि ये इस बार भी लकी निकला, क्योंकि ये ऑर्डर जो आ गया इसे बचाने के लिए। अब आगे उस जी ने अपने चमचों को ऑर्डर दे दिया होता है कि इन सबको छोड़ दो और जाने दो। अब आगे वो जो फाइट वाला मामला होता है वही ठंडा हो जाता है, क्योंकि लिंगजॉ पैविलियन सेक्ट के जो ग्रेट एल्डर होते हैं उनका सेक्ट में एक ऑर्डर टोकन आता है, जिसके मुताबिक उस फाइट के लिए किसी को भी जिम्मेदार न ठहराया जाए। और यांग काई जो कि पहले ट्रायल डिसाइपल हुआ करता था, अब उसे प्रमोट करके एक ऑर्डिनरी डिसाइपल बना दिया गया है, क्योंकि यांग काई ने बहुत ही कम महीनों में काई युआन रेल्म के 3rd लेवल पे ब्रेक थ्रू कर लिया है। इसीलिए अब आगे यहीं से एपिसोड की शुरुआत होती है। हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है, क्योंकि यांग काई बहुत ही ज्यादा इंजर्ड होता है, इसीलिए जैसे उसे होश आता है वो अपने आप को एक नई जगह में पाता है। अब ये जो जगह होती है वो सू फैमिली का ही मेंशन होता है, जहाँ पे यांग काई को रेस्ट करवाने के लिए सुयान यहाँ उसे लेके आई थी। अब आगे यांग काई के उठने का इंतजार सबसे ज्यादा बेसब्री से सुमो और उसके दोस्त कर रहे होते हैं। अब जैसे यांग काई को होश आता है, सुमो धड़ल्ले से कमरे के अंदर आता है और आओ देखता है नता और उसे जीजू कह के पुकारने लगता है, क्योंकि अब यांग काई और सुयान ने जो नाटक रचाया था इसके कारण इनके लव अफेयर की बातें पूरे सेक्ट में फैल चुकी है। इसीलिए सुमो ने तो यहाँ पे यांग काई को अपना जीजा ही मान लिया है। उसके मुंह बस थक ही नहीं रहे होते हैं उसे ब्रदर इन लॉ कहते हुए। यहाँ सुमो उसकी उठने में मदद करता है और उसे हील करने के लिए वो उसके लिए ढेर सारे एलिक्सर्स लाया था। दूसरी तरफ यांग काई के सर चकरा रहा होता है बार बार जीजो शब्द सुनते हुए। आखिर ये सुमो को हो क्या गया है, ये मुझे जीजो जीजो क्यों को पुकार रहा है। अब आगे सुमो यहाँ पे यांग काई को बताता है कि ली ने मुझे सारी खबर बता दी है कि किस तरह से मेरी सिस्टर ने सबके सामने तुम्हारे साथ अपने प्यार का इजहार किया। इधर यांग काई का तो दिमाग अभी भी प्रोसेस ही कर रहा होता है कि किसने मुझसे प्यार का इजहार किया, जिसमें सुमो से कहता है कि अब जीजू बस भी करो, यहाँ पे दिखावा करना, तुम्हारे प्यार की बातें पूरे सेक्ट में फैल चुकी हैं और तुमने तो कमाल ही कर दिया। आज तक सेक्ट में किसी की भी हिम्मत नहीं हुई मेरी बहन के आसपास फटकने की, आखिर तुमने उस पे ऐसा क्या जादू किया कि वो तुम्हारे प्यार में गिर गई है। अब आगे सुमो उन्हीं इक्लिजर्स को यांग काई के हवाले कर देता है, ये कहते हुए कि कल जो तुमने मेरी मदद की थी उस जवान को सबक सिखाने में, इसलिए मैं तुम्हें थैंक यू कहने के लिए सारे इक्लिजर्स तुम्हें देने आया हूँ। इनका यूज करके तुम अपनी इंजरीज को जल्द से जल्द हील कर सकते हो। इसमें आधे से ज्यादा इक्लिजर्स हील करने के हैं और कुछ इक्लिजर्स तुम्हें आगे प्रैक्टिस में मदद करेंगी। अब उन इक्लिजर्स की यहाँ पे इतनी सारी बॉटल्स को देख करके यांग काई भी हैरान रहता है। आखिर सुमो की पॉकेट मनी तो इतनी नहीं है कि इसका खर्च करके वो इतने सारे इक्लिजर्स को खरीद पाए। ये इक्लिजर्स तो उसे ऐसे पेश किए जा रहे हैं जैसे उसके लिए कोई खाना लेकर के आया हो, वो भी इतना सारा, जिसमें सुमो उसे कहता है कि तुम्हारी इंजरीज भी बहुत ही ज्यादा सीरियस है, इसीलिए इन एलिक्सर्स को तुम मेरे ग्रैंडफादर यानी कि सेकंड एल्डर की तरफ से तोहफा समझ सकते हो। इधर यांग काई सोचने लगता है कि आखिर सेकंड एल्डर उस पे इतनी ज्यादा मेहरबानी क्यों दिखा रहे हैं अचानक से, और ये इनकी सू फैमिली तो कमाल की है। कोई मुझे जीजो कह रहा है, किसी ने मुझे अपने घर में ही लाके रखा है, तो किसी ने मुझे हील करने के लिए इतने सारे इक्लिजर्स भिजवाए हैं। अब आगे यांग काई यहाँ ज्यादा कुछ सोचता नहीं, क्योंकि उसे इन इक्लिजर्स की तो कब से ज्यादा घनघोर जरूरत है, इसीलिए उन इक्लिजर्स के लिए यहाँ सुमो का धन्यवाद करता है। इसमें सुमो से कहता है कि मुझे थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है, कि वो मन ही मन सोच रहा होता है कि ये इक्लिजर्स तो इसे किसी और ने दी है, मैंने तो सिर्फ यहाँ पे बहाना बनाया है कि ये मेरे दादाजी ने तुम्हें दी हैं, लेकिन मेरे ग्रैंडपा ने तुम्हें उस दिन ना बचाने के लिए तो पूरी तरह से ठान लिया था। अगर उसी समय सेक्ट लीडर का फरमान नहीं आता, यांग काई अभी भी जेल में ही होता। आगे यांग काई उससे पूछता है कि आगे तुम किस सोच में गुम हो गए हो, जिसमें सुमो तो उसे ये सच्चाई नहीं बताता
और वहाँ से जाने ही वाला होता है कि यांग काई उसे सुयान के बारे में पूछता है, जिसपे सुमो उसे बताता है कि मेरी सिस्टर तुम्हें यहाँ पे छोड़ करके प्रैक्टिस करने के लिए कहीं और चली गई। यहाँ पे यांग काई सोचने लगता है कि आखिर उस सुयान ने ऐसा प्यार वाला नाटक सबके सामने क्यों किया। मुझे उससे मिल करके हम दोनों के बीच ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग है इसे दूर करना होगा। उसे तो मेरे यहाँ पे उठने का इंतजार करना चाहिए। इसमें तो वो 3 तिगाड़े जो होते हैं वो कान लगा के यहाँ यांग काई की बात सुन के हंसने लगते हैं और उसे कहते हैं कि आखिर तुम सुयान को क्यों यहाँ पे बैठ के इंतजार करवाना चाहते हो, क्या कुछ पर्सनल बातें करनी थी उसके साथ। जिसपे यांग काई उनसे कहता है कि ज्यादा खिचड़ी मत बनाओ, निकलो यहाँ से। अब आगे हम यांग काई को देखते हैं जो कि एकांत में यही सोच रहा होता है कि उस दिन जो सुयान ने उसके साथ किया था कि उसके दिल में मेरे लिए कुछ फीलिंग्स पैदा तो नहीं हो गई है जिसके कारण उसने ये नाटक रचा। आगे यांग काई सुयान के ही उसे टच के बारे में सोच रहा होता है, लेकिन यहाँ मामला और भी ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। इसलिए वो अपना ध्यान भटकाने के लिए उन्हीं एलिक्सर्स का यूज करने के सोचता है ताकि वो अपने आप को हील कर सके। यहाँ पे उसने एक ही बारी में एक पूरी बॉटल एलिक्सर्स को खा लिया होता है, जिसके कारण उसके मेरिडियंस के अंदर ब्लड फ्लो करने लगता है और इन एलिक्सर्स की जो मेडिसिनल पावर होती है वो उसके पूरे शरीर में फैल जाती है। लेकिन उसकी इंजरीज इतनी ज्यादा होती हैं कि एक बोतल से उसका क्या ही होने वाला था, इसलिए वो बारी बारी से यहाँ पे ढेर सारे बॉटल्स के एलिक्सर्स को एक ही साथ खा लेता है और फिर उसकी जो प्रॉड गोल्डन बॉडी होती है वो एक्टिवेट हो जाती है। अब उसकी प्रॉड स्पिरिट एक्टिवेट होती है, वो आसपास की यांग एनर्जी को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। लेकिन उसने 5 बॉटल्स के एलिक्सर्स खाने के बावजूद भी उसकी बॉडी में इतनी ज्यादा यांग एनर्जी एक्यूमुलेट नहीं होती जिसका यूज करके वो अपनी बॉडी को हील कर पाता। यहाँ यांग काई सोचने लगता है कि अगर कोई एवरेज पर्सन इन सारी बॉटल्स को एक ही बार में खा लेता उसकी बॉडी यहाँ पे एक्सप्लोड होकर के फट जाती। लेकिन यांग काई के पास वो जो मिस्टीरियस स्टोन की पावर है जिसके कारण उसे प्रॉड गोल्डन बॉडी मिली है, उसी मिस्टीरियस स्किल के कारण उसकी बॉडी पे ये एलिक्सर्स तो अब असर ही नहीं कर रहे। अब इसके इफेक्ट को बढ़ाने के लिए वो क्या करता है, जो बचे हुए एलिक्सर्स होते हैं उनका एक ही बारी में यूज कर लेता है। मैंने यहाँ पे जितनी सारे उसे एलिक्सर्स दिए थे उसने सबका यूज कर लिया होता है। अब यहाँ भर पेट एलिक्सर्स को खाने के बाद उसके पेट में गुड़गुड़ शुरू हो जाता है, फिर उसके बॉडी के मिडिल में इतनी ज्यादा यांग एनर्जी एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाती है। इस एनर्जी को अब बाहर निकालने के लिए उसे किसी से फाइट करना होगा। अब जैसे ही वो कमरे से बाहर निकलता है गलती से एक ऐसे रूम में चला जाता है जहाँ पे सुयान होती है, लेकिन यहाँ सुयान अपने कपड़े बदल रही होती है। अब इस हालत में यहाँ यांग काई की उसके ऊपर नजर पड़ जाती है। अब गलती से सही यहाँ पे यांग काई की इस हरकत ने सुयान को काफी ज्यादा गुस्सा दिला दिया होता है और उसे लगता है कि यहाँ यांग काई जो है उसे हैरेस करने के लिए आया है। वो 1 सेकंड के अंदर अपने कपड़े इस तरह से चेंज करती है जो कि काफी कूल लगता है और वहाँ पे आओ देखती है ना था वो तो यांग काई पे बरस पड़ती है। बेचारा यांग काई उसे समझाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन सुयान यहाँ भला किसकी सुनने वाली थी। यांग काई को याद आता है कि ये अच्छा मौका है उसके बॉडी से यांग एनर्जी को रिलीज करने का, इसलिए अगर ये गलत समझ रही है तो गलत ही समझने दो, इसी के गुस्से का मैं इस्तेमाल करूंगा। अब सुयान यहाँ पे एक आइस एट्रीब्यूट की कल्टिवेटर है, ये इतनी ज्यादा पावरफुल है और पॉपुलर डिसाइपल भी है, जिसे पूरे कॉन्टिनेंट के इन तीनों सेक्टों में सबसे ज्यादा महान डिसाइपल माना जाता है। उसकी रैंकिंग तो इन तीनों सेक्ट के हाई डिसाइपल्स में से एक है। इसके टक्कर में उस पूरे सेक्ट में कोई भी नहीं आता और यहाँ पे सुयान ने अपनी इसी पावर को दिखाना अब शुरू कर दिया था। अब यांग काई भी इधर दूसरी तरफ उसे फाइट करने के लिए तैयार होता है। ये देख के सुयान जो होती है वो और भी ज्यादा भड़क जाती है, उस पे एक आइस ब्लॉक से अटैक करती है, लेकिन यांग काई ने उसके इस अटैक को डॉज कर लिया था। लेकिन सुयांग जो होती है अब यांग काई पे उसने अपने बर्फीले तीनों का इस्तेमाल कर दिया था। ये इतने ज्यादा नुकीले आइस ब्लॉक्स होते हैं कि एक के बाद एक यांग काई के शरीर पे लग रहे थे, लेकिन यांग काई ने उन आइस रिपल को पिघलाने के लिए अपने शरीर के ऑरा को जनरेट कर लिया होता है, जिससे निकलने वाली जो गर्माहट होती है वो इन आइस रिपल को पिघला देती है। अब इस हो रहे शोर को सुनते हुए सुमो और उसके दोस्त वहाँ पे पहुँचते हैं। इन दोनों को इस तरह से फाइट करते हुए देख इन्हें हैरानी होती है कि कुछ दिन पहले तो ये प्यार भरा नाटक कर रहे थे, फिर यहाँ पे क्या हुआ है कि ये एक दूसरे से इस तरह से फाइट कर रहे हैं। और मेरी सिस्टर सुयान को तो गुस्सा बहुत ही जल्दी चढ़ता है, लगता है यांग काई ने फिर ऐसी गलती की है जिसका खामियाजा अब उसे भुगतना पड़ेगा। जिसपे ली को अब यहाँ पे उन पे शक होने लगता है कि कहीं उस दिन हुए नाटक के कारण यहाँ सुयान यहाँ यांग काई से बदला तो नहीं ले रही। सुमो भी इनके इस गुस्से को देख करके समझ जाता है कि इन दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं था और डेफिनेटली मेरी बहन सुयान जो है उसके गुस्से को आज तक कोई झेलने वाला पैदा ही नहीं हुआ है। तो आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि यांग काई उसका बॉयफ्रेंड बन जाए और इसके गुस्से को झेल ले। बेचारा यांग काई अब तो उसकी शामत आ गई है क्योंकि मेरी बहन इसे अब नहीं छोड़ेगी। अब यहाँ पे ये जो तीनों होते हैं यांग काई पे तरस खा रहे होते हैं कि बेचारा अभी अभी अपनी इंजरीज को हील कर पाया है और फिर से उसे इतने भयानक किलर मूव्स का सामना करना पड़ रहा है। इधर दूसरी तरफ सुयान के जो किलर मूव्स होते हैं वो तो 1 सेकंड के लिए भी नहीं रुकते, इतनी ज्यादा क्रूर होती है कि ये जानते हुए भी कि यहाँ पे यांग काई कुछ दिन पहले इंजर्ड था, उस पर लगातार अटैक्स करना जारी रखती है, जिसके कारण यांग की ऑरा अब खत्म होने लगती है और उसका शरीर धीरे धीरे जमने लगता है। अब आगे सुयान जो होती है वो इसी का फायदा उठाती है और यांग काई पे पीछे से अटैक करती है, इसके कारण यांग काई को जहाँ पे इंजरीज हुई थी वहाँ पे उसका जो शरीर होता है वो जमना शुरू कर देता है। यांग काई उस आइस को पिघलाने के लिए यहाँ अपनी एनर्जी का यूज करता है, लेकिन वो जो बर्फ होती है वो पिघलने के बजाय यहाँ पे यांग काई को और भी ज्यादा पेन देने लगती है, जिसमें सुयान उससे कहती है कि ये तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, अब आएगा खेल में आगे मजा।
वो एकदम गुस्से से ऊपर जाती है और यांग काई पे अब एक जानलेवा अटैक करती है। सो यांग के इस अटैक से वहाँ पे बड़े बड़े आइस के ब्लॉक्स नीचे गिरते हैं जो कि यांग काई को चारों तरफ से घेर लेता है। लेकिन यांग काई ने यहाँ पर भी ठान लिया था कि वो आज इस लड़की से तो हार नहीं मानेगा। वो वापस से अपनी यांग एनर्जी को एक्यूमुलेट करता है और उन आइस ब्लॉक का सामना करने के लिए एक जगह बैठ जाता है। अब इस फाइट को उनके ग्रैंडपा यानी कि सेकंड एल्डर भी देख रहे होते हैं, जो कि यांग काई की इस हरकत को देख करके समझ जाते हैं कि लगता है कि ये यहाँ पे इन आइस ब्लॉक से बचने की तैयारी कर रहा है। लेकिन इस लड़के को पता नहीं है कि सुयान की जो स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा हाई लेवल की है और इस यांग काई की स्ट्रेंथ उसका मुकाबला नहीं कर पाएगी। इतने कम लेवल का कल्टीवेटर उसके इस आइस अटैक को झेल नहीं पाएगा। तो इस यांग काई जैसे ऑर्डिनरी डिसाइपल को तो ये सजा मिलनी ही चाहिए। अब आगे सुयान द्वारा किए जाने अटैक के कारण वहाँ पे एक आइस का इग्लू जैसा बन जाता है, जिसके कारण यांग काई अब कैद हो चुका था और अब जाके कहीं सुयान का गुस्सा ठंडा होता है। वो यांग काई को इसी हालत में छोड़ करके वहाँ से चली जाती है। बेचारा सुमो उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन उसकी सिस्टर के सामने तो उसकी भी नहीं चलती। अब आगे सुमो और उसके दोस्त जो होते हैं वो जा करके चेक करते हैं कि यांग काई की हालत अंदर कैसी है। आगे सुमो कहता है कि कहीं मेरे जीजू तो अंदर जम के ही मर न जाए। इस पे उसके ग्रैंडपा उससे कहते हैं कि मरता है तो मरने दो, अगर इस आइस को तोड़कर वो बाहर निकल गया तो मैं समझ जाऊंगा कि उसमें भी कुछ न कुछ काबिलियत है, लेकिन अगर वो नहीं निकल पाया तो उसकी बला से वो मरता है तो मरने दो। अब आगे ये कहते हुए उसके ग्रैंडपा भी यहाँ मदद करने के बजाय अकड़ दिखा के वहाँ से निकल पड़ते हैं। अब इधर दिन से रात और रात से दिन बीत जाते हैं। सुमो और उसके दोस्तों ने तो सी आइस इग्लू के किनारे अपना डेरा जमा लिया था। अब वे सभी तो वहाँ पे पार्टी कर रहे होते हैं। बेचारे यांग काई को उस ब्लॉक के अंदर अब 3 दिन बीत चुके थे। यहाँ पे ली कहता है कि अगर जो यांग काई है वो ठंड के मारे जम के अंदर नहीं मर गया तो वो भूख से तो मर ही जाएगा। जिसमें सुमो से कहता है कि अपने कौवे जैसी बकबक बंद करो, मेरे जीजू कोई आम खेत की मूली नहीं जो इतनी आसानी से मर जाए। कि तभी अचानक से उस आइस ब्लॉक में क्रैक आना शुरू हो जाती है और फिर वो बर्फ का पहाड़ टूटते ही सुमो उसके अंदर से बाहर आ जाता है। सुमो ने 3 दिनों तक लगातार उसके अंदर अपनी कल्टीवेशन की प्रैक्टिस जारी रखी थी, जिसके कारण उसके जितने भी इंजरीज होते हैं वो सभी के सभी हील हो जाते हैं। और इस 3 दिनों की लगातार प्रैक्टिस के अंदर उसने ये बात सीख ली है कि अगर उसे पावरफुल बनना है तो उसे अपनी स्ट्रेंथ की लिमिट को क्रॉस करना होगा। उसे अपनी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा बढ़ानी होगी कि हर तरह की मुसीबत और परेशानी को वो आसानी से सह ले। अब इस प्रैक्टिस के कारण उसने अपनी स्ट्रेंथ को इतना ज्यादा इंक्रीज कर दिया होता है और उसकी इसी कभी न टूटने वाली हिम्मत के कारण उसके अंदर हम देखते हैं कि एक प्रौढ़ से तलवार का जन्म होता है। अब आगे वो ये सोच रहा होता है कि इस प्रौढ़ वाले तलवार की वो मिस्ट्री सुलझा के ही रहेगा। सुमो और उसके दोस्त यांग काई को इस तरह से सही सलामत खड़ा देख काफी खुश हो जाते हैं और वो उससे पहले चेक करते हैं कि इसकी इंजरीज वाकई में ठीक हो गई हैं या नहीं। अब आगे सुमो ने तो यहाँ अपने दोस्त यांग काई के लिए एक शाही भोजन का इंतजाम किया था। अब चूंकि वो 3 दिनों से भूखा था तो वहाँ पे खाना खाने के लिए वे दौड़ पड़ते हैं और वो जो मास गर्ल सिया जो होती है अभी भी यांग काई के पीछे पड़ी थी। यांग काई जहाँ भी जाता है, जैसे भी सिचुएशन में होता है, वो लगातार यांग काई पे नजर रखती है और यहाँ पे यांग काई के ठीक होने के पीछे इसी का ही हाथ था, क्योंकि इतने सारे वो जो एक्लिसर्स थे वो सिया ने ही यहाँ पे भिजवाए थे। अब आगे यांग काई की प्रोग्रेस देख करके वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। कहाँ कुछ महीने पहले यांग काई इस लिंगशुआन सेक्ट का एक मामूली सा झाड़ू लगाने वाला एक ट्रायल डिसाइपल था, लेकिन अब उसमें ऐसी ताकत आ गई है कि वो आसानी से दूसरों को हरा सकता है। इसके कारण अब इस सेक्ट में उसे कोई बुली नहीं करेगा। इधर दूसरी तरफ जो सुयान होती है उसका भी इंटरेस्ट यांग काई में कुछ ज्यादा ही बढ़ चुका था। उसने भी जो यांग काई पे अटैक किया था वो जानबूझ करके अटैक किया था ताकि वो ये सबक सीख जाए कि अगर पावरफुल बनना है तो उसे हर तरह की मुसीबत को सहना पड़ेगा। भी उसकी इनर स्ट्रेंथ जो होगी वो इंक्रीज होगी, क्योंकि मार्शल आर्ट की जो राह है वो इतनी भी ज्यादा आसान नहीं। यांग काई को अगर एक महान कल्टीवेटर बनना है तो उसे सब कुछ सहना आना चाहिए। अब यहाँ सुयांग को हम देखते हैं जिसके अंदर अब यांग काई के जो प्यार का बीज होता है वो भी पनप चुका था। अब आगे इनकी ये जो ट्रायंगल लव स्टोरी होने वाली है वो कौन सा मोड़ लेगी ये हम जानेंगे इसके आने वाले एपिसोड्स में।